अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर अतीक अहमद। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। तो बेटा क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है। और क्लास 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 जो है बच्चों, वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स में स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने वायरस एंड इट्स टाइप यानी मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स पे बात करी थी और एंटीवायरस से रिलेटेड बात करी थी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपके पास तीन चीजें आती हैं। आपके पास आता है कॉपीराइट आता है, सही है। आपके पास ट्रेडमार्क आता है, सही है। आपके पास पेटेंट आता है। इन चीजों पे हम बात करेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, प्लेजरिज्म किस चीज को कहते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे और इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स आर मॉड्यूल्स that authenticate the user with a specific challenge of authentication technology. ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बेसिकली एक तरह का मॉड्यूल होता है जिसमें यूजर को चेक किया जाता है कि भाई जो डिवाइस वो एक्सेस कर रहा है क्या वो उसी यूजर की है या नहीं है। मिसाल के तौर पर सच एस यूजर नेम या पासवर्ड एंड वन टाइम पासवर्ड, ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पे आती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी आप अपने कोई भी बैंक से लॉग इन करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी आता है ना स्टूडेंट। ओटीपी स्टैंड फॉर क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, सही है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि जो बंदा अकाउंट लॉगिन कर रहा है क्या ये वही रिस्पेक्टिव यूजर है या नहीं है, सही है स्टूडेंट्स। द ऑर्डर ऑन विच द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स आर रन इज कंट्रोल्ड बाय ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। बेसिकली ऑथेंटिकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो रन कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म तो बात समझ आ गई होगी। फिर एक चीज होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इलीगल सॉफ्टवेयर। इलीगल अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने रखा हुआ है, उसकी इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कॉपी बना के आप आगे सेल कर रहे हो, तो ये चीजें आपके पास किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती हैं। मिसाल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स। तो बेटा ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर आप अनऑथराइज कॉपी या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हुए तो बेसिकली आप कॉपीराइट की वायलेशन कर रहे हो, उसकी लॉ की वायलेशन कर रहे हो, सही है। इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग फॉर इट और विदाउट एडरिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस सेट बाय द सॉफ्टवेयर कॉपीराइट ओनर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो जो विदाउट पे यूज कर रहे हो, और ना सिर्फ पे कर रहे हो बल्कि उसको आगे शेयर भी कर रहे हो डिफरेंट यूजर्स के साथ, तो ये बेसिकली आप कॉपीराइट पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो। आप पे क्लेम हो सकता है, आप पे फाइन हो सकता है, आप पे प्रिजर्वमेंट हो सकता है, आपको जेल हो सकती है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म किसे कहते हैं, देखो प्लेजरिज्म कहा जाता है कि अगर आपने किसी का आइडिया चुरा लिया विदाउट उससे परमिशन लिए, सही है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट बनाया, आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया, सही है। तो ये चीज किस में आ जाती है, प्लेजरिज्म में आ जाती है। किस में आ जाती है बेटा, प्लेजरिज्म में। तो क्या लिखा हुआ है, प्लेजरिज्म इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन with or without their consent by incorporating it into your work without full acknowledgement। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर आपको किसी का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है, अगर आपको किसी का डॉक्यूमेंट यूज करना है, तो पहले उसको फुली क्या करना होगा, एक्नॉलेजमेंट में लेना होगा, एक्नॉलेज करना होगा कि भाई मैं आपका डॉक्यूमेंट यूज हो रहा हूँ, परमिशन लेके काम करना होगा। इन शॉर्ट ये बात हो रही है। तो बेटा प्लेजरिज्म बेसिकली कहते हैं अगर आपने किसी आइडिया या किसी के काम को बगैर पूछे यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह
एक चीज होती है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। अब नाम तो ही जाहिर हो रहा है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी किस चीज को कहते हैं। बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, आपको ये चेक करना है कि कितनी एक्यूरेट है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसका सोर्स देखोगे। क्या मतलब कि बोल कौन रहा है इस बात को। तो जो बंदा ऑथेंटिक होगा आप उसकी इंफॉर्मेशन पे, उनकी सोर्स पे ज्यादा बिलीव करोगे। ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं द इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इज द टाइप ऑफ मेजरमेंट दैट अश्योर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड ट्रू। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी बेसिकली उस टाइप मेजरमेंट कहते हैं। बेसिकली मेजरमेंट का मतलब क्या, कि इंफॉर्मेशन को अश्योर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं कि क्या ये ट्रू या सही है या नहीं है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम द मिलिशियस डाटा। और इस बात ये भी बात जरूरी है कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे कोई मिलिशियस डाटा तो जनरेट नहीं हो रहा, यानी कोई वायरस तो आपके सिस्टम में नहीं आ रहा। फॉर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी द डेटा मस्ट बी फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज। देखा, ये बात हो रही है कि अगर आप इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी देख रहे हो तो आप ये याद रखो कि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स रेप्यूटेबल होना चाहिए, यानी करेक्ट होना चाहिए। इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन explosion, we need to be more careful while using or disseminating information. The use of unreliable sources result in inaccurate information. यही बात है स्टूडेंट्स, कि जब आप अनरिलायबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट होगी और भैया आप पब्लिक में रिलीज कर दोगे तो प्रॉब्लम में आओगे आप। स्पेशली द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया इज ऑफन क्वेश्चनेबल। देखा, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया के यूज से जो इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड करते हो या यकीन करते हो, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है आपके पास। क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर क्या होता है, रूमर्स होते हैं। तो सोशल मीडिया पे चलने वाली ज्यादातर खबरें रूमर्स होती हैं, इसीलिए आप इसकी एक्यूरेसी नहीं देख सकते। इसके बाद एक और चीज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है भाई, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, आपका लैंड होता है, आपका कोई घर होता है, आपका कोई भी चीज होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, सही है, जिस पर आपका फुली राइट होता है। इसी तरह आपके आइडियाज, आपकी क्रिएशन ऑफ माइंड, इस पे भी आपका ही राइट है। तो इस चीज को कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। यानी आपके आइडियाज की बात हो रही है। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी राइट होती है, कुछ नहीं, मतलब एक टाइम लिमिटेशन होती है इसकी। उस टाइम लिमिटेशन तक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपका राइट है, फिर आप उसको दोबारा क्या करो, रिन्यू करा लो। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है पेटेंट। सही है। पेटेंट क्या होता है, अब पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट फॉर एन इन्वेंशन टू मेक, यूज एंड सेल द इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। इन पाकिस्तान 20 years owning a patent gives the patent holder to the right to stop someone else from making, using or selling his or her invention without permission. तो बच्चों पेटेंट बेसिकली एक ग्रांट होता है। सही है, कि आपने अगर कोई चीज बनाई है या आपने कोई चीज अगर खरीद ली है, उसे आप कितने अरसे तक यूज कर सकते हो, कितने अरसे तक सेल कर सकते हो, जिसपे आपका ही राइट होगा, क्योंकि आप उसके पेटेंट होल्डर हो। आप उसके क्या हो स्टूडेंट, पेटेंट होल्डर हो। पेटेंट होल्डर क्या कर सकता है, पेटेंट होल्डर किसी दूसरे को यहाँ पे कोई भी काम करने से रोक सकता है। मतलब आपकी प्रोडक्ट है ना, उस पर आपका राइट है 20 साल तक। अब कोई दूसरा बंदा आके उसको ना सेल कर सकता है ना यूज कर सकता है। सही है। टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, द हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC ऑल्सो ऑफर सपोर्ट टू गेट पेटेंट रजिस्टर्ड विद इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं IPO। द पेटेंटेबल प्रोसेस और इन्वेंशन मस्ट बी नॉवेल, इन्वेंटिव स्टेप एंड कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब आपको समझ आ गया होगा ये पेटेंट ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है। इसी तरह पेटेंट के बाद होता है ट्रेडमार्क। आपने देखा होगा अक्सर खाने पीने की ग्रोसरी की चीजों पे ट्रेडमार्क नंबर मेंशन होता है। Trademark identify a product or service and distinguish it from other products and services। मिसाल के तौर पे दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों आपको एक जैसी लग रही हैं, लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये ओरिजिनल कंपनी की कौन सी है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेडमार्क नंबर होगा। रजिस्टर्ड कंपनी का हमेशा क्या होगा, ट्रेडमार्क नंबर होता है। ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
which identify that the product or service belong to a specific organization, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. It can be an easily recognizable word, phrase, logo or symbol and often mentioned as TM trademark. Trademark help organization to market their product and services locally and globally. Developing trademarks is creative work and can be done professionally. There are many software available for developing trademarks. तो स्टूडेंट ट्रेडमार्क बेसिकली क्या करता है, जो मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब जो कंपनी दे रही होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है. और ट्रेडमार्क के बाद होता है हमारे पास कॉपीराइट, जिसमें हमारे तमाम सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स वगैरह को सिक्योर बनाने के लिए मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं. तो कॉपीराइट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट that provides legal rights to the creator of the artwork, literature or a work that convey information or ideas. In simple words, copyright is the right of copying. ठीक है, copyright का मतलब क्या है, मतलब अगर कोई चीज कॉपी कर रहा है तो उसका राइट सिर्फ आपके पास है कि आप उसको दोगे या नहीं दोगे. ठीक है, copyright gives control over how the work is used. Copyright intend to advance the progress of knowledge by giving an author of a work an economic incentive to create new work. ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, ये कॉपीराइट का है. इज ऑल्सो ऑफन डिस्प्ले ऑन कॉपीराइट ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको जरा समझा देता हूँ. बेसिकली कॉपीराइट वो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है जिसमें आपका क्रिएटर ऑफ आर्ट वर्क, लिटरेचर वगैरह होता है ना. जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने कोई गेम बनाया, तो इन सब पे आपका ही राइट है क्योंकि आप इसके ओनर हो. अगर कोई दूसरा बंदा यूज करना चाह रहा है तो उस बेसिकली वो आपसे राइट्स लेगा, पहले राइट्स परचेज करेगा, उसके बाद जो है वो यूज कर सकता है ये वो वाले प्रोडक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है टॉपिक समझ आ गया होगा. अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ एमसीक्यूज मौजूद है. अब वो एमसीक्यूज क्या है जरा देखें. सॉफ्टवेयर डैश इज द इलीगल यूज, कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. ऑप्शन ए है पायरेसी, ऑप्शन बी है थेफ्ट, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है ना. तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इलीगल यूज करने या कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करता है, तो उस चीज को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी. क्या कहते हैं बेटा, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. डैश इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑथर और कंसीवर. तो बेटे इस चीज को हम कहते हैं, ऑप्शन ए है प्लेजरिज्म, ऑप्शन बी है थेफ्ट, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी नन. बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है प्लेजरिज्म. ठीक है, कि आप किसी का भी वर्क या किसी के आइडियाज विदाउट उसके फुल एक्नॉलेजमेंट के बगैर यूज नहीं कर सकते. फिर आपके पास क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपसे आपका पहला सवाल पूछा व्हाट इज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म. तो ये हम पहले भी अभी देख चुके हैं लेक्चर में. ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म that forces user to prove their identity before accessing data on a device. The process makes sure the only authenticated user gets access to data or devices. Question number 2, discuss different types of security mechanism. हमने अभी बहुत सारे security mechanism को देखे, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड भी आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म है. क्या मतलब, किसी चीज को आपने यूज करना है लेकिन आपने कहा कि भाई इसमें सिर्फ लिमिटेड यूजर यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा. ठीक है, इसी तरह पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन नंबर, जैसा हमारे मोबाइल फोन्स में अक्सर होता है ना कि हमारे डिवाइस को सिर्फ हम ही ओपन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसका पिन नंबर पता होता है, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मालूम होता है. फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होती है. सही है, आपने अपना जो है वो था हमें इम्प्रेशन लगा दिया और उसके यूज से बंदे को रिकॉग्नाइज कर लेगी मशीन. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड, जिसमें क्या क्या है जरा देखिए आप. contribute to society and human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing, be honest and trustworthy, respect the equipment, avoid causing any harm, be fair and act not to discriminate, bully or harass. किसी को आपने harass नहीं करना. respect the work required to produce new ideas. जो भी बंदा आपकी टीम में वो न्यू आइडियाज या क्रिएशन की क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, आपने उसके आइडिया को रिस्पेक्ट देना. रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सबके साथ शेयर नहीं करना है. ठीक है,
सर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी हम देख चुके हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, अगर आपने चेक करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं, तो आपको उसका सोर्स चेक करना है कि उसका रेपुटेबल सोर्स हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देख लिया हमने, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन, अगर आपने इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन या सॉफ्टवेयर को विदाउट पे यूज करा, तो ये चीज आपके पास सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती है। अभी हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको समझा है। प्लेजरिज्म, किसी का वर्क आपने बगैर पूछे उससे यूज कर लिया, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना ओरिजिनल वर्क और आइडिया जो है वो अगर किसी ने उनका चुरा लिया तो बेसिकली प्लेजरिज्म में काउंट होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।